सिर्फ 75 दिन बचे हैं और सपना है जेआरएफ बनने का। जो आज से शुरू करेगा वही दिसंबर में रिजल्ट देगा। शायद हो सकता है कि आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट ना हुआ हो, लेकिन याद रखिएगा टॉपर वही होगा जो लास्ट तक, लास्ट मोमेंट तक अपना संघर्ष अपने सपनों के लिए जारी रखेगा। मैं अनिकेत चौरसिया आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। पबैट टॉक्स बाय अनिकेत में आप सभी का स्वागत है। आज का ये लेक्चर होने वाला है स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट के लिए, जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए होगा। पैनिक मत करिए, स्मार्ट प्लानिंग करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने डेली रूटीन को ढालिए और जेआरएफ बनिए। अभी हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है। यूजीसी नेट के 2 पेपर होते हैं। आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को, कि यूजीसी नेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जिसमें पेपर 1 जो होगा वो हमारा होता है टीचिंग एंड रिसर्च के बेसिस पे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका आईसीटी और कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन एक्सेट्रा, ये टॉपिक्स होते हैं। 10 यूनिट्स होती हैं टोटल, ठीक है। 10 यूनिट्स होती हैं पेपर 1 में, और ये रिसर्च और टीचिंग के लिए होता है सब्जेक्ट। फिर होता है पेपर 2, जो कि आपका रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही आपको यहाँ पे आज सजेस्ट करने वाला हूँ। और जितने भी लोग पबैट के अलावा हैं, ठीक है, जो भी पबैट के अलावा बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और जुड़े हैं हमसे इस वीडियो को देखने के लिए, वो अंत तक बने रहें। और यहाँ पे बस क्या करना है कि अपने पेपर 2 को, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। और आपको सबसे अच्छा गाइड कौन कर सकता है उस सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको सबसे अच्छा गाइड करेगा आपका सिलेबस और आपके PYQs, ठीक है। आपका सिलेबस और PYQs, उसके बेसिस पे ही आप अपना स्ट्रैटेजी, इसके जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे, ठीक है। पेपर 1 में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं। देन आपका पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। MCQ फॉर्मेट रहता है, ठीक है। MCQ फॉर्मेट रहता है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना, आपको लिखना नहीं है, जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप करके आए हो, ठीक है। आपको MCQ यानी टिक करना है, ऑप्शन बेस्ड पेपर होता है। अब ये जो पेपर है इसमें हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, चाहे पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। यानी आपका 50 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है ये आपका पेपर 1, और पेपर 2 जो है आपका 200 मार्क्स का है। दोनों पेपर एक साथ ही मिलते हैं। आप, हाँ, टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो 3 आवर्स रहेगी। आपको 3 आवर्स मिलेंगे दोनों पेपर्स को करने के लिए, ठीक है। 150 क्वेश्चन करने के लिए, अटैम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। और 3 आवर्स का यहाँ पे आपको, मतलब कोई भी पेपर से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपको पेपर 1 ही देना है, देन उसके बाद में आपको पेपर 2 देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोनों पेपर एक साथ मिलते हैं। आप चाहे तो पेपर 1 करो, चाहे जिससे भी आपको कॉन्फिडेंस आए। हमेशा स्टार्ट जब भी करना ना पेपर, तो उससे करना, उस टॉपिक से करना जो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन हो, ताकि आप शुरुआत से कॉन्फिडेंस में रहिए। नहीं तो पता चला कि आपने स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से, और मान लीजिए वो आपका मतलब टॉपिक है ही नहीं, आपका जोन है ही नहीं वो, तो आप तो मतलब शुरुआत से ही थोड़ा बहुत लैग करोगे अपने कॉन्फिडेंस में और कहोगे पेपर कठिन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से। फिर उसके बाद देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस पेपर की सबसे खास बात है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन, यानी सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे आए या ना आए, आपको करने हैं, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन छोड़ें तो आप वैसे ही रेस से बाहर समझो अपने आप को। क्वेश्चन करने हैं, चाहे मैथ्स का हो, चाहे आपको कोई कमिटी का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको करने हैं, आए या ना आए मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर एक चीज़ करती है, वो है आपकी स्पीड एंड कंसिस्टेंसी, और साथ में एक्यूरेसी, ठीक है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसका कट ऑफ जानता हूँ कि वो 222-224 के अराउंड थी
222 टू 224, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा कट ऑफ की जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं कि आपका कट ऑफ 220 से ऊपर ही रहेगा और 230 तक की जा सकता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि 110 से 115 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, ठीक। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पता चला आप क्वेश्चंस तो लगा रहे हो, करेक्ट भी हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसी क्वेश्चन पे बैठिए मत, रुकना नहीं है आपको नहीं आ रहा है मैथ्स का क्वेश्चन मत करिए उस टाइम पे, लेकिन बाद में आप थोड़ा बहुत समय मिलेगा उसमें कर लेना, लेकिन आप वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। 30-30 सेकंड का टाइम दीजिए हर एक क्वेश्चन को, करने की कोशिश करिए, 30 सेकंड में हो जाए, 40 सेकंड में हो जाए तो ठीक है, वरना उसको नेक्स्ट राउंड में आप जब पेपर आप देखोगे अपना, जब सारे क्वेश्चन देख चुके होगे तब आप उसको लगाइएगा, तब ज़्यादा बेटर है। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से, हाँ 90-100 क्वेश्चन हो गए मेरे पहले राउंड में, अब थोड़े बचे हैं वो मैं कर लूँगा आराम से, 1 घंटा 1.5 घंटा या आधे घंटे जो भी बचे हैं, ठीक है। तो मैटर क्या करता है, स्पीड और एक्यूरेसी। नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आपका आइडियल रूटीन, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, तो इसमें आइडियली आपको 5 से 6 घंटे की बहुत ही अच्छी, बहुत ही रेलेवेंट स्टडी चाहिए, स्मार्ट स्टडी, ठीक है। इसमें आपको पेपर 1 भी शामिल करना है, पेपर 2 भी शामिल करना है, PYQs भी करने हैं, प्रैक्टिस भी करना है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि पेपर 1 कर लेंगे या फिर पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पेपर 1 नहीं करेंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना है। हमें डेली कोई ना कोई टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में से, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से उठाना है और पढ़ना है और करते चलना है, ठीक है। और टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे आपको टॉपिक्स मिलेंगे सिलेबस से, अभी उसको भी मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। प्रायोरिटी मैपिंग, जो कि आपकी बेस्ड होगी सिलेबस प्लस PYQs पे, सिलेबस प्लस PYQs पे आपका बेस्ड होगा। ये जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, एक तरह से प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे हम दोनों ही पेपर्स में, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, और साथ में ये जानेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या ट्रेंड रहा है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कौन सा टॉपिक बहुत निगलेक्ट किया गया है या फिर बहुत कम पूछा गया है। अगर कम पूछा गया है पढ़ेंगे हम उस टॉपिक को, पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे, छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा कोई सिलेबस नहीं है, आपको पढ़ना सारा है, मगर आपको ध्यान ज़्यादा किस पे देना है वो देखना है आपको PYQs के थ्रू, ठीक है। इसमें आपको डिवाइड कर लेना सिलेबस को 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में हम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, जो कि 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया था सिलेबस को। अब इसमें हम पार्ट 1 जब देखते हैं तो हमारा कोर आता है। कोर क्या है कि मतलब जो सब्जेक्ट का क्रक्स है, जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर सब्जेक्ट पूरा बेस है, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट का जो फाउंडेशन है ना वो है, वो उसको बोलते हैं कोर। यहाँ पे आ जाएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आ जाएंगी पेपर 1 की। पेपर 2 की जो होंगी वो थिंकर्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, थिंकर्स में वुड्रो विल्सन आपका, देन टेलर, हेनरी फ्योल, ये मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, पबैट की बात कर रहा हूँ कि थिंकर्स में आपका वुड्रो विल्सन, टेलर, फ्योल, गुल्लेक, उर्विक, रेले, मोने, और फिर उसके बाद में आपका मैरी पार्कर, फॉलेट, है ना, ये सारे बहुत सारे थिंकर्स हैं। आपको करीब थिंकर्स और कॉन्सेप्ट्स में जैसे आपका NPA हो गया, NPM हो गया, ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं कोर में, ठीक है। इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ये लगते एक ही टॉपिक हैं लेकिन इनके अंदर जो टॉपिक समाये ना वो पूरा आपका रेलेवेंट है, पेपर्स हैं आपके, मतलब जो ये कोर का एरिया है, ये कोर का जो एरिया होता है, जैसे पृथ्वी का कोर है ना, उसमें पूरा ताकत है, वही आपकी पृथ्वी को पूरी होल्ड करे हुए हैं। तो ऐसे ही ये कोर भी है कि आपका ये जो सब्जेक्ट के टॉपिक हैं ये पूरे सब्जेक्ट का बेस है, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट की फाउंडेशन है, तो इन पे आपको रिलाई करना है और बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये 60% तक की जाता है और इससे ऊपर भी जाता है, ठीक है। आपने अगर इनको अच्छे से कर लिया पेपर 1 पेपर 2 में, तो मान के चलिए कि आपका 60% काम हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा मॉडरेट पार्ट 2, जो कि है मॉडरेट टॉपिक्स में आपके जैसे मेरे अकॉर्डिंग ये जो मॉडरेट टॉपिक हैं इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन,
इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, पीपल एक्सेट्रा वाले जो टॉपिक्स हैं वो सब आ सकते हैं। पेपर 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ बात करें वहाँ पे CPA, कमिटीज़, डेवलपमेंट डायनेमिक्स और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे टॉपिक्स आते हैं मॉडरेट में, जिनका वेटेज 25% के लगभग होता है। हाँ, जहाँ पे मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ वो बच्चे जो अभी जुड़े हैं हमसे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनका सब्जेक्ट नहीं है, तो वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग PYQs देखेंगे। PYQs से वो समझेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा टॉपिक है जो कि रेलेवेंट भी है और प्लस स्कोरिंग है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग कोर, मॉडरेट और लास्ट में करंट लिंक्ड क्वेश्चन बनाएंगे ये, ठीक है। इस तरह से अपने टॉपिक्स को वो यहाँ पे रखेंगे। देन आता है पार्ट 3 जिसमें हम ICT जो कि ये करंट लिंक ICT, कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें पार्ट 3 में, जिसमें ICT में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पूछ लेता है, गवर्नमेंट की जो एक स्कीम्स चल रही हैं वो सारी पूछता है, तो ये सब आ जाता है। और पेपर 2 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा पब्लिक पॉलिसी, स्कीम्स और साथ में अमेंडमेंट्स और आपके जो जजमेंट्स होते हैं, रिसेंट जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, कमिटीज़, ये सब भी इसी में आता है, जिसका वेटेज ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ 15% का रखता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से डिवाइड कर लेना है अपने सिलेबस को, PYQ बेस्ड बना करके, PYQ को बेस बना करके अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। पेपर 2 जिनका पबैड नहीं है वो अपना खुद से PYQs देख के बना सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारा जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है, 75 दिन का जो प्लान होगा वो अब हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी मैं आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, 3 फेजेज़ में आपको डिवाइड करना है अपने इस 75 दिनों को। इन 75 दिनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला जो फेज़ रहेगा वो 35 दिन का होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार आप कर सकते हो। आपको पता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता है आपकी परिस्थिति क्या है। मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हो या फिर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वो आप अपने हिसाब से देखोगे कि हाँ मुझे इतना टाइम मिल रहा है, 3 घंटे 4 घंटे मिल रहे हैं, तो मैं किस फेज़ में क्या क्या काम कर सकता हूँ वो उस हिसाब से करना है, ठीक है। मैं केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसमें आपको अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करके अपनी सुविधा अनुसार बनाना है इसको, ठीक है। पहला जो आपका रहेगा वो फेज़ रहेगा 35 दिन का, दूसरा फेज़ जो होगा वो 20 दिन का रहेगा, लेकिन प्लस आपके 5 दिन रहेंगे, प्लस ये बफर 5 दिन है। ये क्या है, ये बफर है, ये बफर डेज हैं। अभी बताऊंगा इनका क्या यूज़ है, लेकिन अभी देख लेते हैं 25 दिन इसमें, देन उसके बाद में यहाँ पे लास्ट के 10 से 12 दिन जो भी जैसा भी रहेगा, ठीक है। पहला से स्टार्ट करते हैं, पहली फेज़ से। पहली फेज़ आपकी 35 दिन की है और इसमें हम तैयार करेंगे बेस बिल्डिंग। बेस बिल्डिंग का मतलब है कि कोर टॉपिक और मॉडरेट टॉपिक्स पे हम काम करेंगे, ठीक है। उनको PYQs लगाएंगे, उनको पढ़ेंगे बुक से, उनके लेक्चर्स देखेंगे। जैसे पबैट के बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं सारे टॉपिक्स को, सारा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाऊँगा, ठीक है। और एक एक लेक्चर आएगा प्रॉपर और आपको यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों को नहीं जाना, पेपर 2 के लिए तो बिल्कुल कहीं ना भागिए, ठीक है। आपका बेस बिल्डिंग करना है, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस आपका ख़त्म करना है। 10 पॉइंटर्स हैं आपके सिलेबस में, यानी 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, 10 यूनिट हैं आपके पेपर 2 में। अब उनको आपको ख़त्म करना है टॉपिक वाइज। मान लीजिए पेपर 2 में हम देखें तो पहला है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 1, तो इसमें टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं कि मतलब एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विल्सन्स विजन, ये सब है टॉपिक्स। इनको आप डे वाइज डिवाइड कर लीजिए कि मैं 2 दिन में इसको ख़त्म करूँगा, 1 दिन में इसको, इस तरीके से कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप किन किन चीज़ों का सहारा ले सकते हो। बुक्स का सहारा लोगे, बुक्स का सहारा लेना है। बुक्स कौन सी पढ़नी वो भी मैं आगे बताऊंगा। बुक्स मस्ट हैं, ठीक है। एक लाइन याद रखिएगा, बुक्स को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ना एडुकेटर रिप्लेस कर पाएगा बुक को और ना ही बुक्स को
एडुकेटर रिप्लेस कर पाएगा और ना ही बुक्स एडुकेटर को रिप्लेस कर पाएंगे। दोनों परस्पर तालमेल के साथ चलते हैं, ठीक है। एडुकेटर्स ना हो बुक नहीं समझ में आएगी, ठीक है। बुक्स ना हो तो एडुकेटर भी नहीं पढ़ा पाएंगे, सीधी सी बात है। तो बुक्स मस्ट हैं। बुक्स प्लस लेक्चर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर्स आप मेरे चैनल पे ही जुड़ जाइएगा, देखिएगा। देन उसके बाद PYQs आपको डेली मतलब आप जो पढ़ रहे हो फेज़ 1 में उसमें 10 PYQs देख लीजिएगा उसी टॉपिक के, जो टॉपिक आप निकाल के चल रहे हो। कि विल्सन अगर पढ़ा तो विल्सन के टॉपिक कर लिया, टीचिंग एप्टीट्यूड अगर पढ़ा तो उनके PYQs देख लिए, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। और साथ में मॉक अगर आपको कहीं से मिलता है तो ठीक है, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिएगा मॉक टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन मैं ही यहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगा, तो आप लोग देख के कर लिया करिएगा, ठीक है। आपके ये टॉपिक्स हो जाएंगे। फेज़ 1 कंप्लीट होता है। आपको फेज़ 1 में कोशिश करनी है कि मॉडरेट प्लस कोर, जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया है, उसमें आपको मॉडरेट और जो कोर पार्ट है वो आपको कंप्लीट कर लेना है। मतलब आपका 60 to 80% आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा आपकी फ़ेज़ 1 में। देन फ़ेज़ 2 में हम एंटर करते हैं। अब फ़ेज़ 2 में हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसका आप PYQs तो करेंगे ही करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। मॉक पूरे लगा रहे हो, फुल लेंथ मॉक लगाइए। अब मान लीजिए कोई मॉक लगा रहे हो तो आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हो कि हाँ 100 क्वेश्चन का एक मॉक ले लिया और वो टॉपिक वाइज है, 1-2 टॉपिक मिले हुए हैं, आराम से कर रहे हैं, ठीक है। ये कर सकते हो बड़े आराम से। प्रैक्टिस प्लस आपको PYQs करने हैं और डिटेल्ड एनालिसिस करनी है आपको किसकी, डेली मिस्टेक्स जो आपके मॉक्स में हो रही हैं, ठीक है। आप PYQ गलत कर रहे हो मान लो, तो PYQ में क्यों गलतियाँ हो रही हैं ये देखना कि हाँ यही क्यों गलत हो रहा है, शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रिवीजन का कमी हो सकती है। रिवीजन की कमी है तो रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो आप फिर से लेक्चर देखोगे या बुक पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो यहाँ पे डेली एनालिसिस कर रहे हैं ना अपनी मिस्टेक्स की, उनके हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपनी गलतियों की। ये गलतियों का पिटारा है, यहीं पे आप लैग कर जाओगे। आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, डेली मिस्टेक्स देख लेंगे, हाँ ये हो रहा है, सही ऑप्शन पड़ा, चले गए। नहीं करना है ऐसा, आप चले जाओगे, वो जो आपके अंदर जो ज्ञान आया वो भी चला जाएगा कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, ठीक है। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपनी गलतियों के। मान लीजिए कहीं पे ऑप्शन था कि हाँ संथानाम कमेटी किससे रिलेटेड थी, आपने ऑप्शन पढ़ा ये सही है इसमें, लेकिन आपका ये गलत हुआ, ये गलत हुआ है, यानी कमिटीज़ का आपका बेस जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। क्लियर नहीं है तो आप जाओगे संथानाम कमेटी गूगल करो चाहे तो, या फिर जहाँ से पढ़ा है बुक्स में से या लेक्चर में से वहाँ से पढ़ोगे। फिर उसके बाद रिवाइज करने के बाद अपना एक जो भी शॉर्ट नोट बना रहे हो वो बना लोगे, और उससे इर्द गिर्द जो भी कमेटी है ना वो भी पूछ सकता है तो वो भी बना लोगे, ठीक है। ये एड ऑन है, ये वैल्यू एडिशन है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बैकलॉग। अब ये बैकलॉग कहाँ का है समझ गए होंगे। फ़ेज़ 1 में अगर मान लीजिए आपकी 10 यूनिट नहीं पूरी होती हैं, ठीक है, 10 यूनिट पेपर 1, 10 यूनिट पेपर 2 आपकी नहीं कंप्लीट हो रही हैं, तो आप जो 5 दिन लेके चले हो ना, 5 दिन एक्स्ट्रा लेके चले थे हम लोग ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इस स्लाइड के, तो यहाँ पे आप उसको बैकलॉग को कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे, ठीक है। जो फ़ेज़ 1 की गलतियाँ हैं वो यहाँ नहीं दोहराओगे, यहाँ पे आपको 5 दिनों में वो चीज़ें बैकलॉग को कंप्लीट करना है। देन हम लोग मूव करेंगे फ़ेज़ 3 पे। फ़ेज़ 3 जो है वो आपकी लास्ट के 10 से 12 दिन है, ठीक है। पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपका यहाँ पे दिखेगा। अब क्या होगा, आपको 10 पेपर लगाने हैं मॉक के, पेपर 1 के, पेपर 2 के भी 10 मॉक लगाने हैं। 10-10 मॉक्स होने ही चाहिए। अब ये फुल लेंथ है, ठीक है, फुल लेंथ है। वो सेक्शनल थे पेपर, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में सेक्शनल थे, टॉपिक वाइज थे, तो वो नहीं, आपको फुल लेंथ लगाने जैसे UGC पूछता है, ठीक है। आपको फुल लेंथ लगाने हैं और साथ में PYQs और भी लगा सकते हो, तो टाइम मिले तो लगा लेना, नहीं तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं गलतियों का पिटारा, उसके आपने जो नोट्स बनाए ना उसको ज़रूर पढ़ना, उसको पढ़ना। और अब जहाँ से ये मॉक्स में गलतियाँ हो रही हैं उसको भी यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, ठीक है, उसको भी यहाँ पे ऐड ऑन करोगे। और सारी की सारी आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं वो सब आपने एक जगह रख ली हैं, अब लास्ट के दिनों में पढ़ रहे हो उसको, तो अब आगे पेपर में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं यही सेम गलतियाँ दोहराने के, ठीक है। ये गार्ड बांध लेना, ये शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, ठीक है। रिसोर्सेस मतलब बुक्स कौन सी पढ़ें,
मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है बुक्स कौन सी पढ़ें, है ना। तो अब कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है, कन्फ्यूज़ आपको नहीं रहना है। लिमिटेड रिसोर्सेज बट रिलेवेंट रिसोर्सेज, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये डिमांड है इस पेपर की। एक्यूरेसी ऐसे ही आएगी, बुक से नहीं आएगी, आपका क्लैरिटी होगी ना यहाँ पे, देन आपको समझ में आएगा, तब आप सही कर पाओगे, ठीक है। तो बुक आपको जो भी रिसोर्सेज है ना, आप जो भी रेफ़र करोगे वो सब लिमिटेड होगा, रेलेवेंट होगा। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के पढ़ लिया, पता चला हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर मुझे देना है नेट का, अब मैंने क्या किया, फॉर्म वॉर्म भर दिया, आराम से बैठा हुआ हूँ, अब मुझे करना क्या है, पढ़ना है। चलो नहीं समझ में आ रहा है तो एमए और बीए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्हीं की बुक पढ़े डाल रहे हैं, उन्हीं की बुक पढ़े जाना है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, यहाँ फॉर्डर काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको रेलेवेंट पढ़ना है। रेलेवेंट क्या पढ़ना है वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर वन के लिए आप केवीएस मदान लेंगे। केवीएस मदान बहुत प्यारी बुक है, सब कुछ क्लैरिटी के साथ उसमें दे रखा है, प्लस पीवाईक्यूज भी, प्लस प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप केवीएस मदान ले लीजिएगा, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है पेपर वन के लिए। अगर मान लीजिए आपको हाँ कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये कठिन हो सकता है या फिर समझ ना आए बुक की लैंग्वेज क्योंकि थोड़ी सी कठिन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अरिहंत के पीवाईक्यूज भी करोगे, साथ में आप लेक्चर्स किसी के अगर फॉलो कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। आप खुद से अगर कुछ करना चाह रहे हो या फिर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने जो वीक एरियाज़ हैं आपके पेपर वन के वो कमेंट कर देना। हो सकेगा तो हम लोग प्लान करेंगे कि हाँ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना पेपर वन के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे अपने चैनल पे ले आऊँ, ठीक है। तो डरना नहीं, तो कमेंट करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, आप करना कमेंट, एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, ठीक है। आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर हो सकेगा जितना भी टाइम मुझे अलाउ करेगा वो हम यहाँ पे आपके लिए लाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज़ ज़रूर करना है, पीवाईक्यूज़ अरिहंत के ले लेना बुक, वो अच्छा है, आप कर सकते हो। कोशिश करना 5 साल के पीवाईक्यूज़ तो पक्का कर लो, ठीक है। 5 साल के पीवाईक्यूज़ तो पक्का कर लो, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल के कर लोगे वो भी इनफ है। देन आ जाते हैं पेपर टू में। पेपर टू में मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से कह दूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह आपका अगर कोई और सब्जेक्ट है अभी तक आप जुड़े हुए हो तो मैं यही कहूँगा कि आप जो भी एक्सपर्ट हैं आपके जो आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आप उनसे पूछ लीजिए कि पेपर टू जो कि आपका सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए कौन सी चैनल यूट्यूब पे अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी है ना, वो सब आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं पबैट की बात करूँगा। सबसे पहला बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो है पबैट टॉक्स बाय अनिकेत। ये प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीट रिसोर्स है आपका, केवल और केवल पेपर टू का यहाँ पे पूरा निचोड़ आएगा आपको, ठीक है। आप कहीं नहीं जाना, आपको कहीं नहीं जाना, बुक्स भी आप करना चाहो तो करो, नहीं तो आप डायरेक्ट इसी लेक्चर्स को बस रिवाइज कर लो या फिर रिपीटेटिव मैनर में देखते रहोगे ना तो भी आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पबैट टॉक्स बाय अनिकेत तो करना ही करना है, ये मस्ट है, ये नहीं छोड़ना है, सारी वीडियोस करना है, सब कुछ करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। और अपने जो दोस्त हैं उनको बताना भी है कि ऐसा चैनल भी बन गया है जो हमारे ही अकॉर्डिंग, हमारे ही लिए, मतलब यूजीसी नेट के लिए पूरा पेपर कंप्लीट करवा रहा है, ठीक है। और साथ में अरिबम जो बुक है पेपर वन पेपर टू के नाम से आती है, यूपीएससी ऑप्शनल में बहुत काम आती है, वहाँ से आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, वो नेट में भी बहुत काम आती है, बहुत रेलेवेंट बुक है। अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप अरिबम से भी पढ़ सकते हो, प्लस आपको लक्ष्मीकांत की बुक तो लेनी ही लेनी है क्योंकि उससे मान के चलिए हाँ 70% तक की आपका जो सिलेबस है ना वो लक्ष्मीकांत में दे रखा है, इससे भी कर सकते हो, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ठीक है। और फिर आपका इग्नू मटेरियल जो ना मिले लक्ष्मीकांत में या फिर लक्ष्मीकांत में ना समझ में आए वो इग्नू मटेरियल से कर लीजिए या फिर आप ना अरिबम से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या इसमें सीक्वेंस रहने वाला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहला होगा पबैट टॉक्स बाय अनिकेत, देन उसके बाद आपका आ जाएगा अरिबम की बुक या फिर लक्ष्मीकांत पहले रहेगा, ठीक है। आपका चैनल हमारा, देन उसके बाद में आपका और हमारा चैनल, देन उसके बाद में लक्ष्मीकांत में नहीं समझ में आया हम जाएंगे इग्नू मटेरियल पे, इग्नू मटेरियल में नहीं समझ में आया तब हम जाएंगे अरिबम पे,
ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी स्लाइड में, बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की। ये जो कॉमन मिस्टेक है लगभग 95% बच्चे करते हैं। 95% बच्चे अगर करते हैं तो वो रेस से बाहर ही रहते हैं। 5% जो नेट वाले विद्यार्थी रहते हैं, जो नेट और JRF क्लियर करते हैं, वो यही रहते हैं। 5 से 10% बच्चे बस यही रेस में होते हैं, यही क्लियर करेंगे। अगर ये कॉमन मिस्टेक्स ना करी जाएँ तो आप भी उन 5 से 10% वाले जोन में जा सकते हो। पहली मिस्टेक, इग्नोरिंग पेपर 1। अब जैसे मेरा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स किया है, तो मैं अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा रुचि आती है मुझे, मैं इंटरेस्टेड हूँ इतना ज़्यादा, हर एक चीज़ मुझे पढ़नी रहती है, जाननी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा जाननी रहती है। तो मैं एक बुक भी पढ़ लेता हूँ और उसके बाद उसमें भी समझ में आ गया तो मैं दूसरी बुक में अगर नया मटेरियल दिखा उसी से रिलेटेड मैं उसको भी पढ़ने लगता हूँ। मुझे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है हर टॉपिक की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है। कोई भी बुक मिल जाए नहीं से नहीं, मैं ढूंढ के पढ़ लेता हूँ, ठीक है, चाहे मैंने पहले भी उस टॉपिक को पढ़ रखा हो। तो इस समय क्या है, मेरे पास टाइम है क्योंकि मैंने ऑलरेडी JRF क्लियर कर लिया, तो मैं कर रहा हूँ। आप भी यही सेम चीज़ करना जब आपका JRF या नेट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको टॉपिक समझना और आगे बढ़ना है। टाइम लिमिटेड है, 75 दिन है, ठीक है, याद रखना। तो पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना, पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना। आप मास्टर्स करो, सब कुछ करो, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, लेकिन पहले नेट और JRF क्लियर कर लो उसके बाद। तो पेपर 1 इग्नोर नहीं करना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं। अगर आपने इसको भूला तो मान के चलिए आपने 50 क्वेश्चन जो हैं वो छोड़ दिए, ठीक है। और साथ में ओवर कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल ना रहना कि आपकी मैथ अच्छी है, आप कर ले जाओगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक। देन उसके बाद हम आ जाते हैं स्टडिंग विदाउट टेस्ट, विदाउट प्रैक्टिस। अब हम पढ़ते जा रहे हैं, रोट लर्निंग करते जा रहे हैं, थ्योरी पढ़ ली, हमारा हो गया काम। अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हमने पढ़ लिया कि हाँ CPA जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन भी नहीं देखने हैं, मैंने पढ़ लिया, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे सब आ गया, प्रैक्टिस नहीं करी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप 50% रेस से बाहर हो जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। तुरंत प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, उसके बाद में लास्ट के जो 2 फेजेस हैं उसमें तो और भर भर के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी है, रॉट लर्निंग नहीं करनी है। रॉट लर्निंग करोगे तो आपको याद तो हो जाएगा, लेकिन रिलेवेंसी, इंटरलिंकिंग, आप इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं लगा पाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत होते हैं लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने रॉट लर्निंग कर रखी है। आप सोचिए, इमेजिन करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। सोचिए विल्सन ने अगर कोई चीज़ लाई है ना, उसके पीछे का क्या तर्क था कि मतलब मान लीजिए विल्सन ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर अलग किया है पॉलिटिकल साइंस से, तो क्यों किया है, क्या बैकग्राउंड था, क्या इश्यूज थे, उसी में रहने देते तो ज़्यादा बेटर था, है ना। तो ये भी तो सोच सकते हो ना। तो ये सोचिए, अगर वहाँ पे अमेरिका में इतनी हालत बुरी ना होती, स्पॉइल सिस्टम ना होता, तो शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना बनता, हो सकता है ना। तो सोचिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आपके जो अलग से क्वेश्चन है ना, जो छोड़ने वाले होते हैं, वो भी ना छोड़ोगे, आप कर ले जाओगे। और उसके बाद नो डेली रिवीजन, ये गलती सबसे बड़ी गलती है कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है, कि रिवीजन नहीं करते, पढ़ लेंगे, सब नया नया पढ़ते चले जाएंगे। नए में क्योंकि रुचि आती है, इंटरेस्ट जागता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, सब पढ़ लिया, 10 मिनट ख़त्म, लेकिन कुछ रिवाइज नहीं करना। डेली रिवीजन मस्ट है। आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा है 5 से 6 घंटे, बस 10 से 15 मिनट निकालिए, सादा पेपर लीजिए, सादा A4 शीट लीजिए, बस उसमें आप लिखते जाइए क्या पढ़ा। मैंने आज मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा है या फिर कम्युनिकेशन पढ़ा, मान लीजिए कम्युनिकेशन पढ़ा, कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, वर्बल में कौन कौन से आते हैं, सारा चार्ट बना लिया, माइंड मैपिंग करेंगे। तो उससे क्या रहेगा, मैंने याद कर लिया, सारी चीज़ें आ गई। मान लीजिए 90% 80% आपने लिखा, आपका हो गया, लेकिन आपने जो 15 से 20% छोड़ा, अब उसके बारे में आप अगले दिन मॉर्निंग में पढ़ेंगे कि मैंने ये नहीं लिख पाया था, ये मेरे नोट्स में था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैंने रिवीजन किया। ऐसा ही रिवीजन होता है और कोई तरीका नहीं है। बुक खोल के दोबारा पढ़ना को रिवीजन नहीं कहते, ठीक है, ये होता है। देन सेल्फ डाउट तो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा दुश्मन है सेल्फ डाउट।
सेल्फ डाउट में तो इंसान अच्छे से अच्छी जो स्थिति में होता है इंसान, कि मान लीजिए कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पढ़ चुका है, वो सारे सिलेबस में जितनी 20 यूनिट्स हैं सारी ख़त्म कर चुका है, लेकिन उसने अगर अपने ऊपर डाउट कर लिया ना लास्ट डे पे कि हाँ डी डे आपका है मान लीजिए 25 दिसंबर और आपका 24 की रात में आपने सेल्फ डाउट कर लिया कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ये है वो है, ये सब सोच लिया ना अगर आपने, आप रह जाओगे, आपका आता हुआ पेपर आप नहीं कर पाओगे, भले ही आप कितनी भी अच्छी स्थिति में हो। ठीक है, नॉलेज मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, देन हाँ ये लाइन ज़रूर याद कर लीजिएगा, पढ़ो उतना याद रख सको जितना। ठीक है मतलब आपको लिमिटेड रिसोर्सेज लेने हैं, भर भर के नहीं पढ़ना है कि टॉपिक के ऊपर मास्टरी नहीं करनी है, सारे सब्जेक्ट मतलब सारे के सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से लेके चलना है और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लेके चलना है और उतना ही पढ़ना है जितना हम बाद में रिवाइज़ कर सकें और अच्छे से उसको मतलब रिटर्न दे सकें, अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकें और याद कर सकें। ठीक है, तो ये होगा। देन हम लोग आते हैं मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस, अब मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, आप खुद सोचिए आउटर मोटिवेशन ज़्यादा मैटर करता है या इनर मोटिवेशन। जो आग है ना अपने अंदर की उसको जगाए रखो, अभी मत बुझने देना। फॉर्म्स आपने भर दिए हैं या नहीं भरे तो भर लोगे, लेकिन ये जो आग है, ये जो जुनून है अपने JRF बनने में, वो आपको क्लियर करना है। JRF क्लियर करने तक आपको रुकना नहीं है और वो तो आपकी नई जर्नी होगी। आपने मान लीजिए क्लियर कर लिया, उसके बाद नई जर्नी है। PhD में एडमिशन लीजिए, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में जाइए, ठीक है, एक्सप्लोर करिए, बहुत अच्छा है। तो ये तो आपकी नई शुरुआत हो रही है, तो आपको अभी कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, अभी आपको इनर मोटिवेशन की ज़रूरत है। आउटर मोटिवेशन रहेगा लेकिन वो पार्शियल होता है, वो टेम्परेरी होता है, लेकिन इनर मोटिवेशन जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपका पूरा लाइफ। ठीक है, आपकी नई नई शुरुआत होते होते आपकी ग्रोथ होती जाएगी, पूरी ज़िंदगी ये इनर मोटिवेशन बना रहना चाहिए। ठीक है, वैसे ही इस पेपर के लिए भी JRF जो है ना, एक लाइन याद रखना मेरी, JRF कभी भी ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको सुपर ह्यूमन एफर्ट्स देने हैं। अगर आपको JRF बनना है तो सुपर ह्यूमन एफर्ट्स की नीड नहीं है, बिल्कुल नीड नहीं है इतने एफर्ट्स की। आप 12-12 13-13 घंटे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आप नहीं निकाल पाओगे अगर 12-12 13-13 घंटे पढ़ोगे। बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 6-7 घंटे पढ़ लिया इनफ है। अच्छा पढ़ो, बेस्ट पढ़ो, बस वही आपके लिए इनफ है। 6-7 घंटे पढ़िए बस। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अभी बीमार नहीं पड़ना है, आप इमोशनली बीमार नहीं पड़ना है, फिजिकली बीमार नहीं पड़ना है, आपको मेंटली बीमार नहीं पड़ना। JRF के लिए कोई सुपर ह्यूमन एफर्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए रेगुलर और आपको रेगुलर रूटीन को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद स्मार्ट कंसिस्टेंट अप्रोच। कंसिस्टेंसी मस्ट है। कुछ लोगों का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसा रहता है, ये आवर्स की लाइन है, ये टाइम दे रखा है आपका, और ये 10 आवर, 8 आवर, 6 आवर, 4 आवर, ये इस तरह से है, और ये जो है आपका, ये आपका डेज दे रखा है। ठीक है, ये आवर्स जो है ना, आप जितना ऊपर से स्टार्ट करो ना, कुछ बच्चे बहुत जोश में होते हैं, वो 10 घंटे 12 घंटे से स्टार्ट करेंगे अगले 2 दिन तक की, फिर यूँ ऐसे फिर ऊपर उठेगा फिर नीचे। ये आपकी कंसिस्टेंसी नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, आपको ऐसा चार्ट बनाना है कि जो भले ही कम हो, ठीक है, जो भले ही कम हो, 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, आप यहाँ से स्टार्ट करो, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा ऐसे। ये है, ये बिल्कुल ठीक है। आपने पढ़ा होगा या फिर सुना भी होगा, अभी करंट अफेयर्स में आया था कोविड के टाइम पे, के शेप्ड रिकवरी इकोनॉमी की। तो आप के शेप्ड में नहीं जाना है, आपको ऐसे चलना है, कंसिस्टेंट रहना है, इतना ऊपर इतना नीचे नहीं जाना है। वो तो आप फिर अपनी प्रैक्टिस बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आपको ऐसे रहना है। हाँ, वो अलग बात है आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कोशिश करो 1-2 घंटा पढ़ लो बस। ठीक है, लेकिन पढ़ो, छूटना नहीं चाहिए।
अगले दिन प्रेशर बन जाता है कि हाँ, अगले दिन प्रेशर बन जाता है कि मैंने लास्ट डे में कुछ किया ही नहीं और सेल्फ रिग्रेट होने लगता है, तो वो मत करना, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आएगा, वो आपकी आएगा प्रैक्टिस से। कॉन्फिडेंस का पूरा खेल जो होता है ना, खेला होबे कि ना होबे वो वाला नहीं, खेला होबे जरूर होबे, लेकिन ये जो होगा वो आपका प्रैक्टिस से होगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, PYQs प्रैक्टिस करो, मॉक्स प्रैक्टिस करो, आपका खेला जरूर होबे, ठीक है। आप ज़रूर से ज़रूर इस कॉन्फिडेंस को पार कर लोगे, ठीक है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप क्लासरूम में बैठोगे, एग्जामिनेशन हॉल में आराम से दे पाओगे पेपर, ठीक है। ओके, अब हम लोग अपने इस सेशन के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, इंटर कर चुके हैं। अब इसमें मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से कमेंट करिए कि आपकी कौन सी वीकेस्ट यूनिट है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, पेपर 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी वीकेस्ट यूनिट है। मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर जल्द से जल्द वीडियोज़ आ जाएँ, है ना, उनके ऊपर वीडियोज़ आ जाएँ जल्द से जल्द। अपनी वीकेस्ट यूनिट बताइए, हेजिटेट नहीं करना, हेजिटेट नहीं करना, सब इक्वल फुटिंग पे हो, सब इक्वल फुटिंग में हो, सबको अपनी अपनी नॉलेज अपने स्तर तक है, ठीक है, बराबर हो सब, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आपको बताना है अपनी वीकेस्ट यूनिट, चाहे कोई भी हो, आप सभी को बताना है अपनी वीकेस्ट यूनिट। कमेंट सेक्शन में जा कर के मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आप तक की वो वीडियो या फिर आप तक की उसका मटेरियल एटलीस्ट पहुंच जाए, वीडियो नहीं सही तो मटेरियल पहुंच जाए, चाहे PDF फॉर्म में या फिर चाहे आपको इमेज फॉर्म में यूट्यूब दे दे या फिर कहीं पे हम सोर्स बनाएंगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यही रहा मेरा सेशन। चलिए, धन्यवाद आपको सबको जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप सभी का कि आप यहाँ पे जुड़े इतनी देर तक कि हमें देखा, हमें सहा तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप पारंगत हुई हैं। धन्यवाद।